स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस पर। तो झारखंड डीएलएड सेशन 2022-24 यानी झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग डीएलएड सेशन 2022-24 का फाइनल एग्जाम 20 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में फाउंडेशन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और फाउंडेशन पेपर 4 का ऑन शॉर्ट रिवीजन क्लास दिया जा रहा है, जिसमें पहला क्लास आप लोगों के लिए कंप्लीट कर दिया गया है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या तो इसी यूट्यूब चैनल पर जाके देखिए। पिछला वीडियो है आप लोगों के लिए फाउंडेशन पेपर 1 का वन शॉर्ट रिवीजन आधे घंटे में पूरा कंप्लीट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का समझा दिया गया है कि किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है और टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्या याद रखना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में फाउंडेशन पेपर 2 का ऑन शॉर्ट रिवीजन क्लास देने जा रहे हैं। ऑन शॉर्ट रिवीजन क्लास का मतलब हुआ कि ये आधे घंटे के वीडियो में आपको हम ये समझाएंगे कि फाउंडेशन पेपर 2 में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक में आपको कौन कौन सा पॉइंट याद रखना है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको आपने जो भी पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा एक ही वीडियो में। तो चलिए ऑन शॉर्ट रिवीजन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बाकी जिसको भी अभी भी नोट्स चाहिए होगा 9110 911552 पर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपको नोट्स का डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले फाउंडेशन पेपर 2 का शिक्षा मनोविज्ञान। तो ऑन शॉर्ट रिवीजन आप लोग एक बार और क्लियर कर देते हैं। ऑन शॉर्ट रिवीजन में हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग को ऑलरेडी नोट्स में दिया गया है, सारे टॉपिक्स को यहाँ पे हम कवर करेंगे और उनका शॉर्ट में एक्सप्लेन भी करने जा रहे हैं, ताकि आप लोग को आधे घंटे में ही पूरा का पूरा जो फाउंडेशन पेपर 2 है वो कंप्लीट रिवीजन हो जाए। बाकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस का एक एक घंटे का कंप्लीट मैराथन क्लास एप्लीकेशन पर दिया हुआ है। जिन्होंने नोट्स या कोर्स परचेज किए हुए हैं आप लोग एप्लीकेशन के माध्यम से देख लीजिएगा। यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को चारों पेपर की तैयारी कराया जाएगा। तो पहला टॉपिक नंबर 1 है शिक्षा मनोविज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का आप लोगों को इस टॉपिक का हर हाल में जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबको करके जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, इसका महत्व, इसका विशेषता, इसकी जो वैज्ञानिकता, ठीक है, सिद्धांत, ये सारा जो भी चीज़ आप लोग है सारा शिक्षा मनोविज्ञान को यानी पहला टॉपिक आपको पूरा का पूरा करके जाना है। तो देखिए, अगर शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में आपको सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखना है, इसका मीनिंग लिखना है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एजुकेशन जो आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे पिछले क्लास में, तो पहले आपको एजुकेशन के बारे में लिखना है। फिर एजुकेशन आप लोग जानते हैं कि एजुकेशन जो आप लोगों को बताए थे कि एजुकेशन जो कि हिंदी का इंग्लिश जो है इसका है वर्ड है, और ये लैटिन भाषा के एडुकेटम्स का रूपांतरण है, यानी इसका ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, ये बना है। और इसका अर्थ है टू ब्रिंग अप टुगेदर। हिंदी में शिक्षा का अर्थ है ज्ञान से लगाया जाता है। तो इस तरह से आपको पहले शिक्षा के बारे में लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है कि अंग्रेजी का साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों साइकी और लोगस से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है विचार विमर्श, अर्थात आत्मा के बारे में विचार विमर्श या अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। तो इस तरह से आपको इसका डेफिनेशन लिखना है। यहाँ पे कुछ परिभाषा आपको याद रखना है, एक या दो डेफिनेशन जरूर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिया हुआ है, स्किनर और क्रो एंड क्रो, इसको आप लोगों को याद करना है। तो अब आपको शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति पूछा जा सकता है। तो इसका मेन जितना भी यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है इसमें से आपको मेन पॉइंट याद रखना है। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है यानी नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी है, इसमें आप लोग को एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा कि शिक्षा जो पहला फाउंडेशन में है वो शिक्षा के बारे में है, लेकिन फाउंडेशन पेपर 2 जिसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान, यानी ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है और इसका पढ़ाने का तरीका, शिक्षकों और स्टूडेंट के बीच रिश्ता, स्कूल कैसा होना चाहिए, स्कूल में किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, पढ़ाई कैसा होना चाहिए, ये सारा चीज़ बताता है साइंटिफिकली यानी वैज्ञानिक तौर पर। तो शिक्षा मनोविज्ञान की यही प्रकृति है। तो ये आप लोग को याद रखिएगा। इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र, ये भी पूछ सकता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र, इसमें आपको मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ तक मिलता है। अगर आप शिक्षा मनोविज्ञान का यूज कर रहे हैं तो उसका कहाँ कहाँ यूज होता है। देखिए, सबसे पहला इसका यूज होगा शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श में, यानी शिक्षा में कौन सी कमी रह गई है, कौन सा चीज़ नया अध्ययन विधि कौन सा लाना चाहिए, ये चीज़ को शिक्षा का निर्देशन करता है और साथ ही साथ परामर्श भी देता है। दूसरा है पाठ्यक्रम निर्माण। शिक्षा मनोविज्ञान ही एक ऐसी मनोवैज्ञानिक विधि है, एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसके माध्यम से पाठ्यक्रम का भी निर्माण किया जाता है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से अध्ययन कराने के लिए यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए अनेक अनेक विधियों का निर्माण हुआ है। इसके अलावा सीखना, तो सीखना कैसे है
इसका भी शिक्षा मनोविज्ञान जो है काफ़ी हद तक मदद करता है। इसके अलावा समूह मनोविज्ञान, देखिए कोई भी स्कूल में बच्चे जो होते हैं वो समूह में पढ़ते हैं और यानी ग्रुप में पढ़ते हैं। तो ऐसे में ग्रुप में किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, एक टीचर को निष्पक्ष तौर पर सभी बच्चों को एक साथ एक नज़र में जब पढ़ाया जाता है तो वो शिक्षा मनोविज्ञान यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा मापन और मूल्यांकन में शिक्षा मनोविज्ञान बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा अभिवृद्धि और विकास भी शिक्षा मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा महत्व है। मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन, यानी बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य कितना हुआ है, उसका मानसिक स्वास्थ्य कैसे बढ़ाया जाए, उसमें किस तरह से समायोजन किया जाए, एडजस्ट किया जाए, तो इस तरह का भी शिक्षा मनोविज्ञान ही हेल्प करता है। तो ये सारे 8 पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी इसको डिटेल्स में लिखना है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं पूछ सकता है, तो इसकी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये जो पढ़ के जाइएगा विशेषता, इसमें आप मेन पॉइंट याद रखिएगा, लेकिन एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आता है तो आपको ये वाला याद रखिएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का एक शिक्षक के लिए क्या महत्व है, अथवा शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को किस प्रकार सहायता पहुंचाता है। तो एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है या नहीं, तो आप लोग जानते हैं कितना जरूरी है। शिक्षा मनोविज्ञान ही एक ऐसी विधि, एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से शिक्षा को रचनात्मक, वैज्ञानिक तरीके से और सरल तरीके से और अलग अलग तरह के अध्ययन विधियों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, किसी भी एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान जो है बहुत महत्व है। पॉइंट नंबर 1, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की अनिवार्यता, क्योंकि इससे शिक्षक को होता क्या है कि छात्रों के प्रति जो प्रेम है, सहानुभूति है और निष्पक्ष है, ये जो है आता है, तब वो सब बच्चों को एक साथ एक ही भाव से पढ़ाते हैं। दूसरा, मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करने में भी सहायक है। तीसरा, बालक के संबंध में पूर्ण जानकारी। शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक ऐसी सिस्टम है जिसके माध्यम से एक बालक के बारे में, अगर कोई मान लीजिए कोई क्लास हो रहा है और उस क्लास में कोई बालक पढ़ने में सही से वो नहीं पढ़ पा रहा है, तो उस बच्चे को कैसे उस आगे जो मेधावी बच्चे हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं उनके साथ कैसे समायोजन किया जाए, उनके साथ कैसे आगे लिया जाए, तो इस तरह से उन बालक के बारे में पहले सारी जानकारी शिक्षा मनोविज्ञान ही देता है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को अच्छी विधियों की जानकारी देती है कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जैसे मॉन्टेसरी विधि है, किंडरगार्टन हुआ, खेल योजना हुआ, तो अलग अलग तरह की शिक्षण विधियों का प्रयोग यहाँ पे शिक्षक करते हैं। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक में आत्मबोध पैदा करता है। इसके अलावा अनुशासन स्थापित करने में भी सहायक है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही पॉइंट है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसी सिस्टम है जिसके माध्यम से स्कूलों में या कक्षा में जो है अनुशासन स्थापित करने में मदद होती है। इसके अलावा मूल्यांकन और परीक्षण की दृष्टि से भी उपयोगिता है। बच्चा कितना पढ़ा, उसका कितना ज्ञान अर्जन हुआ, उसका बुद्धि कितना बौद्धिक स्तर का विकास हुआ, ये सारी चीज़ हमको शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही मूल्यांकन और परीक्षण की दृष्टि से ये उपयोगिता होती है। इसके अलावा शिक्षा एवं शिक्षण की समस्याएं भी बताते हैं और उस समस्या का समाधान भी बताते हैं। इसके अलावा मूल्यांकन के क्षेत्र में शिक्षा के लिए उपयोगी है कि मूल्यांकन मतलब मापन होता है, मूल्यांकन होता है उसका कि बच्चा कितना पढ़ पा रहा है, ठीक है, कितना उसको और नॉलेज होना चाहिए, इस तरह से उसका जो है विकास करता है। जो अगला टॉपिक है ऑन-शॉट रिवीजन का, वो है शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न विधियाँ और उनका विस्तृत अध्ययन। तो देखिए, ये तो मान के चलिए कि VVI लगा लीजिए, हर बार विधि यानी मेथड पूछा जाता है। और टॉपिक नंबर 3 को भी, जैसे टॉपिक नंबर 1 बता दिया कि आपको करके जाना है, तो टॉपिक नंबर 3 को भी एकदम कंपलसरी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि हर बार ये इससे मेथड से पूछा जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की अलग अलग विधियाँ हैं। चलिए इसको ऑन शॉट रिविजन में शॉर्ट में आप लोगों को समझा देते हैं। पहला विधि है जीवन इतिहास विधि। इस विधि में होता क्या है आपको बता देते हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सर केस हिस्ट्री मेथड। मतलब किसी एक बालक के जीवनी यानी उसका पास्ट कैसा है और उसका प्रेजेंट कैसा है, इन दोनों चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। और फिर जानकारी प्राप्त करने के बाद उस बालक को उस हिसाब से पढ़ाया जाता है, उस हिसाब से उसको शिक्षा प्रदान की जाती है। इसी को बोला जाता है सर जीवन इतिहास विधि। यानी जीवन के बारे में उसको पिछले उसके पास मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसके घर में मान लीजिए कोई सही से तरीके से लोग नहीं हैं, या फिर हो सकता है कि वो जिस समाज में रहता होगा वहाँ चोर या डकैत बहुत होगा, तो उनका पास्ट को भी देखा जाता है, उसका प्रेजेंट को भी देखा जाता है कि बच्चा अब क्या है, अब जो है स्कूल आने लगे हैं, तो उसको किस तरह से एक स्कूली स्तर पर एक अच्छे नागरिक बनाया जा सके, एक अच्छा बालक बनाया जा सके। तो इस तरह से उसका जीवन इतिहास विधि निकाला जाता है और उसको पढ़ाया जाता है। इसको बोलते हैं जीवन इतिहास विधि, ठीक है। तो ये आप लोग इसका लाभ और गुण पढ़ लीजिएगा, और इसका कुछ दोष भी है।
इसके अलावा साक्षात्कार विधि, साक्षात्कार विधि इसको बोलता है इंटरव्यू मेथड। बहुत ज़्यादा इसको देखिए, ये सब विधि ना आपको मतलब जो लिखा हुआ है साक्षात्कार विधि, इसी से समझ में आना चाहिए और इसी को आपको याद रखना है कि टॉपिक में आखिर बता क्या रहा है, और यही टॉपिक आपको एग्जाम में काम आएगा कि हमको लिखना क्या है। तो इंटरव्यू मेथड बोला जाता है। इंटरव्यू मेथड और साक्षात्कार विधि में होता क्या है कि बालक को जैसे आप मान के चलिए कोई नौकरी होता है, तो क्या होता है उस टाइम कि जब एक इंटरव्यू लिया जाता है तो वहाँ पे एक मतलब एक व्यक्ति जाता है, तो फिर उसको सवाल किया जाता है, वो जवाब देते हैं। तो इस तरह से शिक्षक भी करते क्या है, किसी न किसी बालक का इंटरव्यू मेथड के माध्यम से पढ़ा सकता है। तो पहले उसके साथ इंटरव्यू करेंगे, उसका इंटरव्यू मतलब होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, उसको सीधा प्रत्यक्ष रूप से उसके साथ बातचीत करेंगे, उसको जानकारी लेंगे। जो बच्चे ने जवाब दिया उस जवाब के आधार पर फिर बच्चों के लिए कौन सा बेटर होगा, कौन सा शिक्षा उसको दिया जाना चाहिए, इसी को बोला जाता है साक्षात्कार विधि, यानी उसके सवाल जवाब के आधार पर बनाया जाता है। ठीक है, इसका भी लाभ और गुण देख लीजिएगा। और ये सब मनोवैज्ञानिक विधि है और इसका कुछ लाभ भी है तो कुछ दोष भी है। अगला है प्रयोगात्मक विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड। देखिए, प्रयोगात्मक विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड को क्या है, इसको शॉर्ट में समझा देता है। देखिए, प्रयोगात्मक विधि मतलब हो गया प्रयोग द्वारा। मान लीजिए कोई शिक्षक किसी कक्षा में बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसके दिमाग में ये आ रहा है कि हम खेल विधि से पढ़ाएं या फिर बच्चों को जो आगमन विधि से पढ़ाएं या निगमन विधि से पढ़ाएं। तो अलग अलग तरह की विधि होती है, तो उसके दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है। तो वो होता क्या है, ये दोनों चीज़ वो पहले एक दिन मतलब तो दोनों यूज करेंगे। एक बार उसको आगमन विधि के साथ पढ़ाएंगे, एक बार उसको निगमन विधि के साथ पढ़ाएंगे, फिर जो भी बेटर होगा वो उसी आधार पर वो पढ़ाएंगे। इसी को बोला जाता है प्रयोगात्मक विधि, यानी प्रयोग क्या करेंगे, जो भी मेथड के माध्यम से, चाहे आगमन और निगमन विधि दोनों का यूज करेंगे और दोनों में से जो बेटर होगा उसका आधार पर जब पढ़ाने स्टार्ट करेंगे, तो इसी को बोलते हैं प्रयोगात्मक विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। तो इसका भी कुछ लाभ और दोष है, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, जो मेन आप लोगों को रिवीजन है वो हम करा देते हैं। अगला टॉपिक है प्रश्नावली विधि यानी क्वेश्चनेयर मेथड। क्वेश्चनेयर मेथड से समझ में आ रहा है क्वेश्चन करना, तो ये भी किसी तरह जो है इंटरव्यू मेथड जैसा ही है। बस इसमें होता क्या है कि बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, बालक से सवाल जवाब किया जाएगा। और इंटरव्यू में होता क्या है कि किसी खास समय पर किसी खास स्थान पर उसके साथ जो है इंटरव्यू किया जाएगा। लेकिन प्रश्नावली विधि कभी भी वो टीचर कर सकता है बच्चे के साथ, और उसका 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन कभी भी उसका इंटरव्यू उसका क्वेश्चन करके उसका जवाब को लेकर उसको जब वो एनालिसिस करेंगे और जब उसको पढ़ाएंगे किस तरह से इस बच्चे को पढ़ाया जाए, तो उसको बोलता है प्रश्नावली विधि। यानी प्रश्नावली विधि कभी भी चल सकता है, लेकिन इंटरव्यू मेथड क्या है, वो एक सही टाइम पर एक निश्चित टाइम पर होता है। ठीक है, इसके भी कुछ लाभ और गुण है। ये सारे के सारे मनोवैज्ञानिक विधि है। अगला विधि है अवलोकन विधि, जिसको ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। नाम से आप लोग समझ रहे होंगे, ऑब्जर्वेशन मेथड यानी अवलोकन करना। ऑब्जर्वेशन का मतलब ही हो गया अवलोकन करना, मतलब किसी भी चीज़ का विचार करना, किसी भी चीज़ को देखकर निरीक्षण करना। तो इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ कि आंखों से देखकर किसी चीज़ का निरीक्षण या विचार करना, उसको बोलते हैं अवलोकन विधि। इस विधि में होता क्या है कि सीधा सीधा वो बच्चों को देखता है पढ़ाने के टाइम। जैसे मान लीजिए आप में से कोई अगर स्कूल में पढ़ाए होंगे, इंटर्नशिप जब आप स्कूल में गए होंगे, तो जब आप पढ़ा रहे होंगे तो कुछ बालक देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा जो है थोड़ा सा मतलब नटखट टाइप के हैं, तो आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नटखट बच्चा है, तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाए। कुछ बच्चा ऐसा है जो इतने सीधे है कि क्लास में बैठा हुआ है, तो उसको कैसे उसके साथ बिहेव करना है, कैसे उसको पढ़ाना है, कैसे उसको इंटरेस्टिंग जगाना है। तो जब ये चीज़ आप मन ही मन करेंगे ना, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 7 दिन 10 दिन, तो इसको बोलते हैं अवलोकन विधि। इस तरह से भी बच्चों को पढ़ाने का एक विधि है। इसका भी कुछ दोष और विशेषता है, इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक, अगला है टॉपिक नंबर 4। ऑनसेट रिवीजन का टॉपिक नंबर 4 है बालक के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक। यानी किसी भी एक बालक के व्यवहार को ऐसा कौन सा कारण है जो उसको प्रभावित कर सकता है। ठीक है, यानी बालक अच्छा होगा, बालक नेक होगा, या फिर बालक खराब होगा, बालक बदमाश होगा। तो ये कौन सा ऐसा जो है बालक के व्यवहार को प्रभावित करता है कारक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे ये सब कारक है। पहला है परिपक्वता, दूसरा है परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, दूसरा है सीखना यानी लर्निंग, तीसरा है बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, चौथा है मनोवैज्ञानिक वातावरण यानी साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पांचवा है अंतर्नोद और प्रलोभन यानी ड्राइव एंड इंसेंटिव्स, छठा है सक्रियता और उद्दोलन यानी एक्टिवेशन एंड एरोसल। तो ये 6 पॉइंट आपको याद रखना है। अब चलिए आपको समझा देता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बालक के प्रभावित करने वाले कारक, पहला है मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी आप लोग देखेंगे कि कोई बच्चा ऐसे होते हैं कि अगर वो 12 साल का है तो उसके अंदर 18 साल 20 साल इतना जैसा बुद्धि उसके दिमाग में आ जाता है। कोई बालक ऐसा है कि 12 साल है लेकिन अभी भी उसके दिमाग में 5 साल और 6 साल के बच्चे जैसा होते हैं।
तो इस तरह से उसकी मैच्योरिटी बालक के व्यवहार को प्रभावित करता है। और दूसरा है सीखना, लर्निंग। जो बच्चा ज़्यादा सीखेंगे, ज़्यादा नॉलेज होगा, उसका व्यवहार अलग होगा। जो बच्चा कम जानकारी होगा वो क्लास में अलग होगा। तो ये है उसके प्रभावित करते हैं। तो ये सारा पॉइंट। अगला है बुद्धि। बुद्धि में क्या आएगा, जितना नॉलेज होगा, जितना सीखा होगा, उसी के आधार पर किसी का बुद्धि ज़्यादा होगा तो किसी का कम होगा। तो ये सब सारी चीज़ ना एक ही क्लास के बच्चों में पाया जा सकता है। चौथा है मनोवैज्ञानिक वातावरण भी अलग अलग हो सकता है। अंतर्नोद और प्रलोभन, सक्रियता और उद्दोलन। चलिए इस दोनों पॉइंट को अच्छे से समझाते हैं। देखिए अंतर्नोद और प्रलोभन, इसमें क्या है कि अंतर्नोद व्यक्ति को क्रियाशील बनाते हैं और क्रिया को तब तक जारी रखता है जब तक कि व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्टि नहीं होते हैं। अतः कहा जा सकता है कि अभिप्रेरित व्यवहार के विकास को अंतर्नोद महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करने वाला कारक है। और प्रलोभन बालक को आकर्षित ही नहीं करते हैं बल्कि यह बालक में अंतर्नोद संबंधी व्यवहार को उत्पन्न करते हैं। अध्ययन में यह देखा गया है कि बालक के लिए एक प्रलोभन जितना मूल्यवान होता है, वह प्रलोभन अंतर्नोद संबंधी व्यवहार को उतना ही अधिक प्रबल कर देता है। देखिए अंतर्नोद और प्रलोभन दोनों में क्या अंतर है। जब आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे तो अंदर से वो पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। और एक आता है प्रलोभन, जब बच्चों को कुछ किसी चीज़ का मतलब लोभ दिखाया जाता है कि ये आप करोगे तो आपको ये प्राइज मिलेगा, तो इसको बोलते हैं प्रलोभन, ठीक। अगला है सक्रियता और उद्दोलन। देखिए हर क्लास में दो तरह के स्टूडेंट तो जरूर मिलेगा, एक सक्रियता यानी बहुत ज़्यादा एक्टिव, और दूसरा उद्दोलन यानी बहुत ज़्यादा एरोसल जिसको बोला जाता है, मतलब आलसी टाइप के। जितने बच्चे सक्रियता होंगे उतने ज़्यादा सीखेंगे, जितने ज़्यादा उद्दोलन होंगे उतने कम सीखेंगे। यही है बालक के व्यवहार को प्रभावित करने वाले 6 कारक। इसको अच्छे से करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 5, जैसे टॉपिक नंबर 1, 3 को बताए इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से टॉपिक नंबर 5 भी VVI लगा लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिवृद्धि और विकास बहुत ही शॉर्ट में समझाएंगे और आप लोग इसको पूरा का पूरा यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। और इसका ऑलरेडी क्लास दिया हुआ है एप्लीकेशन पर, जो भी कोर्स परचेज हुआ है आप लोग का, एप्लीकेशन पर जाकर सारे के सारे टॉपिक को अच्छे से समझाया गया है आप लोगों के लिए। बस ये हम ऑन शॉट रिवीजन दे रहे हैं ताकि आप लोगों को आधे घंटे में ही पूरा का पूरा जो पेपर है वो पेपर निचोड़ करके आपके दिमाग में आ जाए। और इसी यही पॉइंट सब आपको याद रखना है कि टॉपिक आखिर है क्या, टॉपिक में क्या चीज़ हमको समझ रखना है, कौन सा चीज़ याद रखना है। यही है वन शॉट रिवीजन क्लास। आप लोग समझ गए होंगे। बाकी जिनको भी क्लास करना होगा ऑलरेडी एप्लीकेशन पर क्लास दिया हुआ, जाकर देख सकते हैं। लेकिन अभी टाइम कम है तो यही वन शॉट रिवीजन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ नोट्स पढ़िए और एग्जाम में जाके 3 से 4 पेज हर एक आंसर का लिखिएगा। फाउंडेशन 1, 2, 3, 4 में आपका बेहतरीन मार्क्स होगा, यानी टोटल आपको हर एक क्वेश्चन का 3 से 4 पेज, ये याद रखिएगा। देखिए अभिवृद्धि और विकास क्या है, दोनों को शॉर्ट में समझा देते हैं। अभिवृद्धि मतलब अभिवृद्धि होता क्या है कि एक निश्चित टाइम पे शुरू होती है और एक निश्चित टाइम पर ख़त्म हो जाता है। माँ के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेना स्टार्ट कर देता है उस टाइम से ये अभिवृद्धि शुरू हो जाती है। और अभिवृद्धि शुरू होने के बाद बच्चा जन्म होता है, जन्म के बाद वो बाल्यावस्था में आता है, फिर किशोर अवस्था में आता है। किशोर अवस्था के अंतिम क्षण तक जब वो युवा अवस्था आएगा तब तक उनका वृद्धि जो है रुक जाता है। यानी जितना हाइट होना चाहिए, कोई 5.5 फुट, कोई 6 फुट, तो उतना उसका वृद्धि हो जाता है। उसके बाद आगे नहीं बढ़ता है। उसका हाथ का जितना बढ़ना होता है उतना हाथ बढ़ेगा, जितना पैर का बढ़ना होगा पैर बढ़ेगा। तो इसको बोलते हैं अभिवृद्धि, ठीक है। यानी जो परिमाण दिखाता है, जो मात्रा दिखाता है। और विकास क्या है, परिमाण और मात्रा दोनों दिखाएगा। और विकास जन्म माँ के गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था से लेकर किशोर अवस्था से लेकर मतलब मृत्यु तक विकास होता रहता है। यही दोनों में अंतर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सारा चीज़ है कि 18-20 वर्ष तक की आयु में अभिवृद्धि जो है एक सीमा होती है, लेकिन विकास का कोई सीमा नहीं होती है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग इस तरह से इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे अभिवृद्धि और विकास के बारे में। अगला टॉपिक है बाल विकास की प्रमुख अवस्था। तो देखिए बाल विकास यानी एक बच्चे का जो विकास होती है वो मैक्सिमम किशोर अवस्था तक बाल विकास माना जाता है। तो बाल विकास को 3 तरह से बांटा गया है। पहला है शैशवावस्था, जब बच्चे जन्म लेते हैं और शिशु अवस्था में होते हैं। दूसरा होते हैं बाल्यावस्था और एक होता है किशोर अवस्था, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहला शैशवावस्था के बारे में। शैशवावस्था में देखिए शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष तक माना जाता है, जबकि बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर 11 या 12 वर्ष तक माना जाता है। किशोर अवस्था माना जाता है 12 से लेकर 18 वर्ष तक, और प्रौढ़ अवस्था माना जाता है 18 वर्ष के बाद की अवस्था, यानी 18 के बाद जब आप जाएंगे तो उसको प्रौढ़ अवस्था बोलेंगे। लेकिन बाल विकास की स्थिति में 3 आप लोग को याद रखना है, 3 अवस्था। तो देखिए शैशवावस्था तो आप लोग समझ गए होंगे 5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर 11 से 12, और किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष। तो इसके बारे में आप लोग को
जो है मेरे ख्याल से आप लोग ये सब जानते होंगे, तो इसको इतना ज़्यादा जो है आप लोग टाइम नहीं लेंगे, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो जो यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह का बच्चों में क्या होता है, पालन पोषण होना चाहिए, शैशव अवस्था में शिक्षा का स्रोत क्या होना चाहिए, और देखिए ये कुछ पॉइंट है, आप लोग बता देते हैं, ये वाला बहुत ज़रूरी है और यही पॉइंट आपको याद रखना है। शैशव अवस्था में बच्चों की जो विकासात्मक विशेषताएं होती है, मानसिक विकास में तीव्रता, यानी तेजी से मानसिक विकास होगा, तेजी से शारीरिक विकास होता है, बहुत तेजी से सीखने, छोटे बच्चे जितना सीख पाएंगे शायद आप नहीं सीख पाएंगे, इतना तेजी से वो लोग सीख पाते हैं। दोहराने की प्रवृत्ति, यानी नकल करने की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति होते हैं छोटे बच्चों में। पर निर्भरता, एक चीज़ इसमें पाया जाता है कि पर निर्भरता, यानी दूसरों पर निर्भरता हो गई, पानी चाहिए, कुछ भी चाहिए होगा, दूसरे पर निर्भरता। चौथा, जिज्ञासा प्रवृत्ति के होंगे। सातवां, स्व प्रेम की भावना हो गई। और आठवां, काम प्रवृत्ति के होंगे, यानी कोई ना कोई छोटा मोटा काम करते रहेगा, वो थकने वाला नहीं है। ये है छोटे बच्चे का जो है शैशव अवस्था का काम। इसके अलावा आपको ये सब पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। मेन पॉइंट आपको बता दिए। देखिए बाल्यावस्था के बारे में तो आप लोग बता दें, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक इसको मैक्सिमम माना जाता है। और इस अवस्था को क्या क्या माना जाता है, देखिए इसको प्राथमिक विद्यालय की आयु भी कहा जाता है, क्योंकि इसी बाल्यावस्था में ही 6 साल की उम्र में ही बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं। इसको स्फूर्ति आयु यानी एक्टिव एज भी कहा जाता है। इस टाइम बालक जो है बहुत ज़्यादा अंदर से स्फूर्ति यानी एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद इस एज को गंदी आयु भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खेलकूद, भाग दौड़, उछल कूद में भाग अधिक लगा होना और गंदा और लापरवाह हो जाते हैं इस टाइम। उसके बाद समूह आयु, इसी टाइम में बच्चे जो है समूह में रहना पसंद करते हैं, ठीक है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। अगर आप देखेंगे कि किसी क्लास में, तो क्लास 6 साल का 7 साल का बच्चा एक साथ रहने की कोशिश करेगा, एक साथ पढ़ेगा, खेलेगा, कूदेगा, इस तरह से रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को बता दिए। तो देखिए शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होगा शैशव अवस्था में, लेकिन बाल्यावस्था में देखिए इसमें स्थिरता आ जाएगी, यानी वो अब धीरे धीरे होने लगेगा। उसके अलावा बाल्यावस्था में विकास की गति में कुछ धीमापन आ जाता है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे आत्मनिर्भरता की भावना, जब बच्चा बाल्यावस्था में आ जाता है तो खूब, जैसे शैशव अवस्था में क्या होता है कि हर चीज़ के लिए दूसरों पर निर्भर, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होगा। अगर उसको पानी भी चाहिए होगा तो खुद से वो पानी ले लेंगे। तो इस तरह का एज को बोला जाता है बाल्यावस्था। प्रतिस्पर्धा की भावना, यही एक एज है जिसमें कंपटीशन आ जाता है, ठीक है। अगर आप 6 साल 7 साल 8 साल के बच्चे को देखे होंगे तो उसमें कंपटीशन आ जाता है। एक बच्चे को कुछ देंगे, दूसरा बच्चा जीत करने लगता है, जो कि दूसरे अवस्था में बहुत कम देखने को मिलता है, 6 से 12 साल के बच्चों में ज़्यादा। सामूहिक प्रवृत्ति की भावना, यानी समूह में रहने की कोशिश ज़्यादा करेगा। अनुकरण के प्रवृत्ति का विकास, यानी नकल करने के लिए अगर कोई झूठ बोल रहा है तो अगर कोई झूठ बोल रहा है उसके सामने बार बार, तो उसको वो भी झूठ बोलने सीख जाएगा। अगर कोई हर चीज़ सच बोल रहा है, हर ईमानदारी से काम कर रहा है, तो भी ईमानदारी से काम करना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि किसी भी छोटे बच्चे कम से कम जो बच्चे 1 साल से लेकर अगर वो 12 साल तक है, तो उनके सामने अच्छा व्यवहार, अच्छा बिहेव करना चाहिए, ठीक है। इसी अलावा संवेगों पर दमन भी है। उसके बाद है किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था आप लोग जानते हैं 12 साल से लेकर 18 वर्ष के बाद, और इसको लैटिन भाषा के एडोलसेंस से बना है, और जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एडोलसेंस, ठीक है। इसका मतलब हुआ परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी मैच्योरिटी की ओर जाना। तो किशोर अवस्था की कुछ परिभाषा याद कर लीजिएगा, और इसके अलावा इसका कुछ विशेषता है। तो देखिए किशोर अवस्था के विकास जो होती है वो 2 सिद्धांत पर काम करती है। एक है त्वरित विकास का सिद्धांत। इसमें क्या है कि एक मनोवैज्ञानिक है स्टेनले, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है एडोलसेंस में कि किशोरों में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन आकस्मिक रूप से होता है, यानी आकस्मिक मतलब आश्चर्य रूप से, जैसे उसका 11 साल से 12 साल 13 साल जैसे आ जाएगा, अचानक से उसके परिवर्तन होने लगेंगे, यानी त्वरित विकास का सिद्धांत। तो दूसरी तरफ थॉर्नडाइक, किंग और हॉलिंगवर्थ जैसे मनोवैज्ञानिक का मानना है कि जो किशोरावस्था का विकास है वो क्रमित विकास है, और ये एकदम से ना आकर क्या होता है, ये धीरे धीरे 12 साल, फिर 13 साल, फिर 14 साल, फिर 15 साल, जैसे होगा इसमें आता रहेगा। तो 2 तरह के विकास के सिद्धांत को याद कर लीजिएगा। किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं हैं। शारीरिक विकास, आप लोग जानते हैं कि जैसे बालक 11 साल 12 साल के बाद जब एज होने लगेगा, तो उसके बाद क्या होता है कि उसमें शारीरिक बहुत सारे चेंजेस आ जाता है। तो ये सब आप लोग जानते हैं, ये सबको जो है आप लोग समझ जाइए। उसके बाद है बौद्धिक विकास। बच्चों में जो है बुद्धि, मतलब जो आत्मनिर्भरता और पर निर्भरता था बाल्यावस्था तक, वो अब धीरे धीरे पूरी तरीके से अपनी खुद के सोचने लगेगा। अपराध प्रवृत्ति का विकास, यही एक एज है जो आपका अपराध, अगर बच्चा अगर ऐसे समाज में है, अगर उसके परिवार में ऐसे परिवार से है, तो फिर उसी प्रवृत्ति के अपराध भी बन जाएगा। लेकिन अगर बच्चे का परिवार सही है, अगर उसको सही से संस्कार मिले, सही से उसको उचित व्यवहार मिले, तो फिर वो अपराध प्रवृत्ति से दूर होंगे। तो यही एक है जो बच्चा
असफलता और सफलता से डरने लग शुरू कर देता है। उसके बाद है काम भावना का विकास, काम भावना का भी विकास आने लगता है। ये आप लोगों को पॉइंट याद रखिएगा। अगला है व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। तो इसको भी ऑन शॉट रिवीजन में बता देते हैं क्या है ये ऑन व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। देखिए, पर्सनालिटी मतलब हुआ यहाँ पे कि किसी भी एक बालक का, ठीक है, अगर आप ही सोच लीजिए कि आप या फिर आपके कोई आपका और भी दोस्त वगैरह होगा, तो सबका पर्सनालिटी एक जैसा नहीं होता है, सबका व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं। और ये पर्सनालिटी ही आपको जो है समाज में एक अलग जो है स्टेटस देता है। तो यही पर्सनालिटी हर एक बच्चों में भी बहुत ज़रूरी है कि पर्सनालिटी का विकास होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो पर्सनालिटी जिसको हिंदी में बोला जाता है व्यक्तित्व, इसको इंग्लिश में बोला जाता है पर्सनालिटी, जो कि पर्सनालिटी शब्द आया है यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द से, और पर्सोना का शब्द का अर्थ है नकाब या मुखौटा। नकाब या मुखौटे से तात्पर्य है नकली चेहरा, यानी चेहरे के ऊपर चेहरा। आपका तो एक बॉडी है, आपका तो एक स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके ऊपर अगर आपका पर्सनालिटी अलग है तो फिर आपको अलग तरीके से लोग देखते हैं, अलग तरीके से आपको इज्जत करते हैं। तो यही है पर्सनालिटी। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, इसका डेफिनेशन वगैरह इसे पढ़ लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, और ये क्वेश्चन भी आता है। तो ऐसा कौन कौन सा कारक है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं या फिर व्यक्तित्व को अच्छा बनाएगा, आपका स्टेटस अच्छा बनाएगा या तो आपका स्टेटस को बिगाड़ देगा? तो ये है, पहला है वंश अनुक्रम, यानी आपके वंश, आप जिस समाज में रह रहे हैं, आप जिस वंश में हैं, जिस परिवार में हैं, वही परिवार वही वंश जो आपका रहेगा, जिस तरह का बिहेव रहता है वही बिहेव 99% उस अपने जो है बालक में भी आ जाता है। दूसरा है वातावरण, आसपास समाज कैसा है, समाज जैसा होगा बच्चा भी वैसा ही बन जाता है। इसके अलावा वंश अनुक्रम, देखिए अब ये दोनों के अंतर्गत ना अलग अलग देखिए यहाँ पे कारण है, तो इसको आप लोग पढ़िएगा। जैसे वंश अनुक्रम के अंतर्गत क्या क्या है, देखिए जैविक प्रभाव, शारीरिक संरचना का प्रभाव, यानी मान लीजिए कि आप बहुत सारा ऐसे देखिएगा कि बालक का माँ बाप जो देखिएगा कि थोड़ा सा हाइट कम है, तो बालक का भी हाइट कम हो सकता है। तो इस तरह का शारीरिक संरचना अगर होगी तो उसका पर्सनालिटी कैसा होगा, आप लोग समझ रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि वंश अनुक्रम यानी वंश से, परिवार से भी जो है पर्सनालिटी चेंज होती है। जैसा वंश रहेगा, जैसे परिवार होता है, बच्चे उसी तरह के हो जाते हैं, ऐसा मैक्सिमम होते हैं। तो यही है वंशज। तो ये सब चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको पॉइंट पढ़िएगा। और वातावरण तो आप लोग बता दिए, जैसा समाज होगा वैसा ही बनेगा, चाहे परिवार, आस पड़ोस, विद्यालय, मित्र जैसा होगा, जैसे बिहेव करेगा वैसे ही वो बनता रहेगा। ठीक। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब हुआ हर बालक अलग अलग है। ठीक है, अगर आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए क्लास 5 में पढ़ा रहे हैं और सब बच्चे जो है 10 से 12 साल की एज में हैं, जब आप उस क्लास में पढ़ाएंगे तो देखिएगा जितने भी बालक होगा उसका कोई ना कोई अंतर जरूर होगा। इसी को बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता, जिसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोला जाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ आप लोग को समझा दिए। अब इसकी कुछ डेफिनेशन है, इसको आप लोग को पढ़ना है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार, पहला है आंतरिक विभिन्नता। आंतरिक विभिन्नता, बहुत सारे व्यक्ति जो है अंदर से, ठीक है, मतलब उसका विभिन्नता होगी। बहुत ऐसे बच्चे, जैसे आप लोग अभी समझाए कुछ देर पहले कि अगर आप क्लास 5 में पढ़ा रहे हैं, दोनों बच्चा देखिएगा 12 साल का है, दोनों को जब उठाइएगा तो देखिएगा दोनों का चिंतन करने की शक्ति अलग होगा। कोई बच्चा जो है 12 साल का है या फिर कोई बच्चा है 10 साल का है। अगर कोई भी ऐसे बच्चे को देखिएगा कि कुछ बच्चा जो है 18 साल 20 साल के लड़के जैसा सोचता है, और कोई बच्चा भी बच्चे जैसा सोचता है। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता, आंतरिक विभिन्नता बोला जाता है। और बाह्य विभिन्नता, जो व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक रूप से जब अंतर बताएगा, ठीक है, उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसका स्टाइलिश, ये जो अलग अलग होती है विभिन्नता, डिफरेंस, यही है बाह्य विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक, कौन कौन सा ऐसा कारक है जो इसको अलग अलग करता है? पहला है वंश अनुक्रम, जैसा वंश होगा, जैसा परिवार होगा, उस तरह से बच्चों में विकास होती है। शारीरिक विकास में भी अंतर होती है, कोई बच्चा देखने में अलग होगा, कोई बच्चा देखने में अलग होगा। आयु सामान्यता होगी, कुछ एक जैसा आयु हो सकता है, लेकिन आयु में एक जैसा होने के बाद भी उसमें बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, परिपक्वता, मैच्योरिटी अलग अलग होगा। स्वभाव अलग अलग होगा, संवेगात्मक स्थिरता अलग अलग होगी, सीखने से संबंधित अंतर होगी। तो ये सारे चीज़ व्यक्तिगत विभिन्नता है। लिंग भेद अलग होगा, एक कक्षा में पढ़ा रहा है, एक जो है बच्चे जो है बालक भी है और बालिकाएं भी है। वातावरण भी होगा अलग अलग, और अन्य कारण भी होगा। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो है अधिगम से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अधिगम से आप क्या समझते हैं? तो अधिगम मतलब हो गया सीखना। ठीक है, जो अधिगम है, जो बच्चा सीख रहा है, उसी को बोलते हैं अधिगम। तो यही चीज़ आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स में देखिए। इतने सारे आंसर आप लोग याद नहीं करना है, बस
पॉइंट टू पॉइंट कुछ पॉइंट याद रखिएगा और एग्जाम हॉल में अपने शब्दों में 3 से 4 पेज लिखिएगा। और हर चीज़ का परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैक्सिमम आपको स्किनर, गेट्स, क्रो एंड क्रो और वुडवर्थ ऐसे मनोवैज्ञानिक के बारे में ही आपको देखने को मिलेगा और यही सब इसके बारे में लिखिएगा। अधिगम की कुछ विधियाँ हैं, जैसे करके सीखना, यानी बच्चे जब करके सीखते हैं तो उसको बोलते हैं करके सीखना। निरीक्षण या अवलोकन करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, वाद विवाद विधि के द्वारा सीखना, अनुकरण विधि के द्वारा सीखना, प्रयास एवं त्रुटि विधि के द्वारा सीखना और अधिगम की ये सब विशेषताएं। अच्छा, विशेषता तो नीचे है, ये जो है ना प्रयास एवं त्रुटि विधि, यहाँ तक ये 6 विधि है। तो अधिगम की विशेषताएं भी है, ये इसको पढ़ लीजिएगा। और सीखने के सिद्धांत 2 भागों में बांटा गया है, व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत। अधिगम की कुछ विशेषताएं भी है, तो ये सारा पॉइंट आपके लिए। चलिए अब आपको 1 शॉट डिवीजन में अगला चीज़ समझा देते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी करके जाइएगा। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग प्रोसेस। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। कौन कौन सा ऐसा कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है, यानी सीखने को प्रभावित करता है। बच्चा या तो सीख पाएगा या तो नहीं सीख पाएगा। कौन कौन सा ऐसा कारण, तो देखिए पहला है प्रीवियस लर्निंग, यानी पूर्व अधिगम। बच्चा अगर पहले से बहुत सारा चीज़ जानता होगा तो और ज़्यादा जानेगा। अगर बच्चों को पूर्व से कुछ ज्ञान नहीं होगा तो उसको नए चीज़ सीखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो ये अधिगम को प्रभावित करता है। दूसरा, विषय वस्तु। अब विषय वस्तु भी बहुत बड़ी चीज़ है। बच्चों के सामने जितनी सरल और जितनी छोटी चीज़ और जितना उसको सरल करके सिखाया जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा सीखेगा। और उसके सामने अगर हार्ड टॉपिक्स रख दिया जाए, बहुत ज़्यादा हार्ड पढ़ा दिया, अब क्लास 5 के बच्चों को जो है न्यूटन का थ्योरी पढ़ाएंगे, तब तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो ये सब्जेक्ट मैटर भी करता है। अगला है फिजिकल हेल्थ एंड मैच्योरिटी, यानी शारीरिक स्वास्थ्य और परिपक्वता। बच्चे का स्वास्थ्य और मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच्योरिटी जितना बच्चों में मैच्योर होगा, जितना बच्चे में मेंटली और फिजिकली दोनों जितना ज़्यादा विकास होगा, जितना ज़्यादा स्वास्थ्य होगा, उतना ज़्यादा बच्चे सीखेंगे। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य और परिपक्वता भी जरूरी है। अधिगम की इच्छा, बच्चा जितना ज़्यादा अधिगम करने, बहुत सारे देखिए एक ही क्लास में बच्चे को देखेंगे तो कुछ बच्चे अधिगम करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक रहता है और कुछ बच्चे सोचता है कि सर जितना जल्दी चले जाए उतना अच्छा है। तो अधिगम की इच्छा जितना ज़्यादा होगा उतना वो सीखेंगे। प्रेरणा, उतना ज़्यादा अधिगम होगा। प्रेरणा, मोटिवेशन, जब एक टीचर मोटिवेट करता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा सीखने में ज़्यादा तत्पर हो जाते हैं। इसके बाद है थकान, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अगर बच्चों में थकान आ जाए तो फिर बच्चा पढ़ने में इच्छुक नहीं रहेगा, यानी अधिगम ये प्रभावित करता है। उसके बाद है वातावरण भी है। वातावरण जितना साफ़ सुथरा होगा, जितना अच्छा होगा, जितना मतलब आसपास का व्यवहार होगा, उतना ज़्यादा बच्चा सीखने की कोशिश करेगा। अगर आसपास गंदा है और पूरा एकदम क्लास में शोरगुल है तो ऐसे वातावरण में बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। सीखने की विधि भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जितना ज़्यादा अच्छा सीखने की विधि होगा उतना ज़्यादा बच्चे पढ़ने के में इंटरेस्ट रहेगा। अगला है थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत। तो देखिए थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत है प्रयत्न एवं भूल। तो इसको हम शॉर्ट में बता देते हैं। अगर आपको इसको क्लास करना है तो एप्लीकेशन पे आप लोग ऑलरेडी क्लास देख सकते हैं। थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत दिया है कि उस सिद्धांत को बोला जाता है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इसमें होता क्या है कि एक बिल्ली को, ठीक है, किसी एक पिंजरे में डाला जाता है और बाहर से एक मछली रखा जाता है। तो उस पिंजरे से बार बार वो छटपटाते हैं कि हम कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे बाहर निकलेंगे, बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब एक बार उसका किसी तरह से बिल्ली का पैर अगर पिंजरे में जो हुक होते हैं उसमें जैसे पड़ जाते हैं तो वो अपने आप खुल जाते हैं। खुलने के बाद ही वो समझ में आ जाता है कि इसको जैसे हम खोलेंगे जो है ये गेट खुल जाएगा, तब वो मछली को खा लेता है। तो ये क्या है, इसी को बोलते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तो इसी को आप लोगों को पूरा पढ़ के लिखना है। चलिए अगला है आदत। तो आदत मतलब हो गया बच्चों में आदत, हैबिट। तो हैबिट बहुत बड़ा चीज़ है। बच्चा कैसे खा रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे पी रहा है, कैसे उठ रहा है, ये सारे चीज़ जो होता है ना ये अर्जित होते हैं आदत। और आदत जब एक बच्चे में आ जाता है तो उसको निकालना बहुत मुश्किल है। तो बच्चों में ऐसा आदत का निर्माण हो जाए कि उसमें एक जो है डिसिप्लिन बच्चा बन जाए, एक अच्छा सही बच्चा बन जाए, सही विकास हो। तो ये आदत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आदत के कंप्लीट आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब हार्ड टॉपिक्स नहीं है, इसको क्या क्या है आप लोग पढ़िएगा। क्लास थोड़ा लंबा हो जा रहा है, हमको इसको शॉर्ट टर्म में आप लोगों को समझाना है। अगला है स्मृति यानी स्मरण। और ये भी बहुत ज़्यादा, बच्चा जितना ज़्यादा याद रख पाएगा, जितना ज़्यादा दिमाग में उसका लोड होगा, जितना ज़्यादा उसके दिमाग में मेमोरी पावर बढ़ेगा, उतना मेमोरी उसके लिए काफ़ी उतना ज़्यादा मददगार होगी, उतना ज़्यादा उसका नॉलेज बढ़ेगा। तो स्मृति बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोग पॉइंट पढ़िएगा। तो ये जो तो पॉइंट है ना ये शॉर्ट नोट्स में भी आ जाता है, ठीक है। तो ये रहा बाकी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स। तो ये तो आप लोगों के लिए है, इसको पढ़ना है।
तो ये रहा पूरा कंप्लीट आप लोग को वन शॉट रिवीजन, ठीक है। और ये जितने भी शॉर्ट है ये सारे के सारे क्लासेस दिया हुआ है, आप लोग जाकर एप्लीकेशन पर देख सकते हैं, या फिर आप इसको पढ़ लीजिएगा, 1.5 से 2 पेज लिखने आता है शॉर्ट नोट्स में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग को पहला एग्जाम खत्म होने के बाद 21 और 22 तारीख को जो है आप लोग को मैक्सिमम चांस है कि आप लोग को 22 तारीख, क्योंकि आप लोग का एग्जाम फिर है शायद दूसरा 23 तारीख को, तो फाउंडेशन पेपर 3 और 4 का भी आएगा, और बाकी हिंदी पेपर 5 और इंग्लिश, मैथ और साइंस इसका कंप्लीट 1 घंटे में कंप्लीट क्लास करा दिया गया है। सिर्फ 1 घंटा का वीडियो देखना है, काफ़ी है। तो जाइए एप्लीकेशन पर जाकर वीडियो देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।